गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, वेरी वेरी गुड इवनिंग। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। राधे राधे। जय श्री राधे। जय श्री राधे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। राधे। जय श्री कृष्ण। अच्छा, मेरी तरह पढ़ाने वाले विकास सर की कोचिंग सील कर दी गई है। नहीं, मेरी तरह नहीं। मेरी तरह नहीं, वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, वो बहुत बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। ठीक है, लेकिन जैसे मैं हमेशा कहता रहता हूँ, मैं हमेशा एक चीज समझाता रहता हूँ। आपको याद भी होगा, शायद मैंने पहले भी 2-3 बार एक बात कही है कि मैं सेलिब्रिटी स्टेटस में नहीं जाना चाहता। क्योंकि सेलिब्रिटी स्टेटस में पता है क्या होता है? पानी पहले भी भरता रहा है, पहले भी चीजें होती रही है। अब ऐसा क्या हुआ? अब ऐसे ये हुआ कि जो विकास सर है वो सेलिब्रिटी बन गए। और सेलिब्रिटी बनने के बाद क्या होता है? जब आप सेलिब्रिटी नहीं होते, आप लोगों के मजे लेते हैं। सेलिब्रिटी बनने के बाद लोग आपके मजे लेते हैं। फिर लोग आपकी छोटी सी गलती भी माफ करने को तैयार नहीं होते, छोटी सी गलती भी। फिर आपके द्वारा किया गया हर छोटी सी छोटी बात इशू बन जाती है, बड़ा फ्रेम बन जाती है। फिर आप जिंदगी की वो जो फ्रीडम है, जिसको आप इंजॉय करते हैं, आप उसको इंजॉय नहीं कर पाते। और विकास सर ने ये जो फ्रीडम है ये लूज कर दी। जब अपनी जिंदगी आराम से बिता रहे थे, अब वो सेलिब्रिटी बन गए। अब सेलिब्रिटी बनने के बाद में आपकी लाइफ वैसे नहीं रहती जैसी आपकी पहली रहती है। अब वो चाह के भी उससे बाहर नहीं आ सकते। अगर वो ये भी कह दे अब कि मैं कोई सेलिब्रिटी नहीं हूं, तो लोग और सेलिब्रिटी बना देंगे, लोग और चढ़ा देंगे उनको। तो फिर वो चीज उल्टी चलने लग जाती है, वो क्रॉस में चलने लग जाती है। एक आम आदमी सबसे बढ़िया अगर जिंदगी जी रहा है तो वो एक आम आदमी है, जिसके पास एक ठीक ठाक पैसा हो, ठीक ठाक संसाधन हो। वो अपनी जो जिंदगी जी रहा है सिस्टम में, वो सबसे बेस्ट है। ना तो सबसे नीचे वाला जिंदगी अच्छे से जीता है, और ना सबसे ऊपर वाले जिंदगी अच्छे से जीते हैं। अच्छी जिंदगी जीता है बीच वाला। उसे कोई नहीं जानता, बस यही उसका सबसे प्लस पॉइंट है। उसे कोई नहीं जानता। जिसके पास पैसे हैं उसके पास गैंगस्टर भी है। उसके कॉल नंबर जो है वो गैंगस्टर्स के पास भी होंगे, लिस्ट में भी होंगे, हेड लिस्ट में भी होंगे। लोगों की नजर भी होगी कि इससे पैसा निकलवाया जा सकता है, इसके पास बहुत कुछ है। तो ढेर सारी चीजें अपने आप आ जाती है, ढेर सारी परेशानियां अपने आप आ जाती है। तो विकास सर के साथ भी ऐसे हुआ। बड़े है ना, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, देखो पढ़ाने में कोई शक नहीं है, लेकिन धंधा बड़ा गंदा होता है ना। धंधा बड़ा गंदा होता है। आप धंधे में यही सबसे बड़ी बात है, आप धंधे को लाइन खींच के रोकना बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि धंधे में आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो बड़ा करो या खत्म करो। बीच में रुक नहीं सकते आप। तो बस वो फिर खत्म तो कोई करना ही नहीं चाहता, ऑब्वियसली बात है। हर कोई फिर बड़ा ही करना चाहता है। और बड़ा करना चाहता है तो फिर आपको सीमाएं लांघनी पड़ती है, सही और गलत की। फिर बिजनेस बिजनेस बन जाता है, व्यापार व्यापार बन जाता है। कहते ही है बिजनेस बिकम्स इविल। हर बिजनेस है ये, कोई दीवार विकास दिव्यकृति या किसी और पर्टिकुलर की बात नहीं कर रहा हूँ। आप किसी बिजनेस में जाइए, गूगल को ले लीजिए, फेसबुक को ले लीजिए, व्हाट्सएप को ले लीजिए, किसी भी बिजनेस को उठाइए। हर बिजनेस को फिर आगे बढ़ने के बाद ये सही गलत की जो सीमाएं हैं ये छोड़नी पड़ती है। क्योंकि आपको बिजनेस करना है, आपको पैसा बनाना है। आप में लोगों ने पैसे इन्वेस्ट किए हुए हैं। जो शेयर मार्केट में आप लिस्टेड हुए हो, वहां पे लोगों ने अपने पैसे डाले हुए हैं आपकी कंपनी में, उनको प्रॉफिट दो। अगर मैंने 100 रुपए डाले हैं तो मैं चाहूंगा कि मेरी कंपनी जिसमें मैंने शेयर 100 रुपए के खरीदे हैं, वो मेरे शेयर को 200 या 300 करके दे। नैतिकता गई भाड़ में। मुझे तो 100 के 300 करके दे तो बड़ी बात। तो फिर ये शुरू हो जाता है गेम पैसा कमाने का। फिर सही गलत से परे निकल के आपसे पैसा कमा के दो। इन्वेस्टर तभी आप में ज्यादा पैसे डालेगा जब आप उनके पैसे को बना के दोगे। फिर एक उल्टा गेम शुरू हो जाता है। इसलिए जब किसी भी बिजनेस को उठा के देखिए, शुरुआत में बहुत अच्छा उद्देश्य होता है, बहुत बढ़िया ऑब्जेक्टिव होते हैं, सब कुछ नेक दिल से होते हैं, सब कुछ अच्छे होते हैं।
लेकिन फिर क्या होता है, फिर आता है बिजनेस को बड़ा करने की इच्छा। और जब बिजनेस को बड़ा करते हो तो आप इन्वेस्टर्स को बुलाते हो, आप लोगों से जुड़ते हो, कई पार्टनर्स बनते हो, फिर प्रॉफिट एंड प्रॉफिट एंड प्रॉफिट शुरू हो जाता है, फिर फंस जाते हो, फिर खुद ही फंस जाते हो, फिर बाहर नहीं निकला जाता। यही जीवन का सार है। इसलिए सर बहुत बढ़िया है ना, सर की जितनी तारीफ करे उतनी ही कम है। ऑब्वियसली बात है, चाह के किसी ने ऐसा नहीं किया होगा। अब दुर्घटनाएं होती रहती है, इसको इस तरीके से ना ले। और जो हमेशा मैं कहता हूँ, कई बार स्टूडेंट कहते हैं, कल परसों शायद किसी ने कहा भी था कि सर आपको दिल्ली वाली लाइब्रेरी वाली घटना याद है क्या? तो मैं कहता हूँ आप घटनाओं को लेकर थोड़ा सा सिलेक्टिव नहीं हो सकते। दिल्ली में अगर 3 स्टूडेंट की डेथ हुई है, तो मणिपुर में भी तो मरे थे, मणिपुर भी तो जल रहा है। पिछले शायद 6 महीने या 12 महीने से मणिपुर जल रहा है। मणिपुर की घटनाएं, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, इनकी खबरें, महाराष्ट्र की खबरें, पूरा भारत पड़ा है, पूरे भारत में ढेरों घटनाएं घटित होती है। क्यों सिलेक्टिव हो जाते हो? जब आप बिल्कुल संवेदना होनी चाहिए। दिल्ली में मरे हैं वो भी स्टूडेंट थे, संवेदनाएं भरपूर होनी चाहिए, कोई दो राय नहीं है। लेकिन आप चुन चुन के घटनाएं नहीं उठा सकते कि राजस्थान में अगर कोई घटना होगी तो आप चुप हो जाओगे। अभी एक भगदड़ मची थी, आपको याद होगा, यूपी में एक भगदड़ मची थी जिसमें लगभग 140 से ज्यादा जो लोग थे, 140 से ज्यादा ही होंगे शायद, मुझे पूरा एग्जैक्टली नापड़ा नहीं, 140 से ज्यादा लोग भगदड़ में घायल हुए थे या डेथ हुई थी। कहाँ 140? उन आंकड़े का क्या हुआ? वो आंकड़ा शायद मुश्किल से 1 या 2 दिन ही न्यूज में रह पाया था, 1 या 2 दिन बाद वो हट गया था 140 का। और यहाँ 3 का इतना बड़ा है, तो ऐसे कैसे सिलेक्ट कर लेते हो? 140 को एकदम दबा दो, 3 एकदम ऊपर आ जाए। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये सीधा मामला इतना आसान नहीं होता, क्योंकि दिल्ली का मामला है, राजनीति का मामला है, दिल्ली में चुनाव भी है, तो बहुत कुछ है जो घेराबंदी की जा सकती है। तो लोग सिलेक्टिव हो रहे हैं, जबकि अगले कदम ही उठाने हैं, सही कदम उठाने हैं, तो बहुत सारी चीजें करने के लिए। लेकिन इन्हें कदम नहीं उठाने हैं, इनको शोर शराबा करना है, इनको राजनीति करनी है, ये राजनीति ही करनी है, सीधी सी बात ये। ठीक है, चलो आते हैं बाहर फिर, हमारे टॉपिक को क्यों मिस करें, ये तो अंतहीन सिलसिला है, बात करते ही रहो इस पे। आ जाओ, 3 डायमेंशंस ज्योमेट्री पढ़ने वाले हैं, वो भी यूजी वाली पढ़ने वाले हैं। देखिए, 2 पार्ट में होते हैं 3D ज्योमेट्री। एक होती है जो आप सीनियर सेकेंडरी लेवल पे पढ़ते हैं, सीनियर सेकेंडरी लेवल पे आप बेसिक्स से बात करते हैं। 3D का मतलब होता है त्रिविमीय, है ना, त्रिविमीय दुनिया। वैसे हमारी दुनिया त्रिविमीय ही है, यहाँ पे हर चीज को आप 3 विमाओं में बता सकते हैं, एक एक्स एक्स, वाई एक्स और जेड एक्स, है ना। 3 लंबवत रेखाएं खींचकर आप इस ब्रह्मांड के हर बिंदु को बता सकते हो। सही बात है, 3 लंबवत रेखाएं खींच के जो तीनों आपस में लंबवत है, जिसको आप एक्स एक्स, वाई एक्स और जेड एक्स कहते हैं सरलता के रूप में। वैसे होता है 3 लंबवत रेखाएं हैं, 3 लंबवत रेखाएं खींचकर जो एक दूसरे के लंबवत है, पहली रेखा दूसरे के लंबवत है, दूसरी तीसरे के लंबवत है, तीसरी पहले के लंबवत है। इस तरह की 3 वास्तविक रेखाएं खींचकर आप हर बिंदु के स्थान को बता सकते हैं, 3 कोऑर्डिनेट के अंदर, 3 निर्देशांक के रूप में। तो इसे 3D फ्रेम कहते हैं। तो कार्टेशियन, अभी हमारा सीनियर में चल ही रहा है 2D। 2D में हम हर चीज को, जैसे बोर्ड पे कोई चीज है या जमीन पे कोई चीज है, तो उसे हम 2 लाइनें खींचकर हर बिंदु की स्थिति को तय करते हैं। यहाँ पे आप आसमान में या आकाश में या समष्टि जिसको कहते हैं, 3D स्पेस जिसे कहते हैं, 3D स्पेस के हर बिंदु को आप 3 लाइनें, 3 लंबवत लाइनें खींचकर हर बिंदु को स्पेसिफाई करते हैं कि उस बिंदु तक कैसे पहुंचेंगे, कितना आपको पहली लाइन पे चलना होगा, कितना आपको दूसरी लाइन पे चलना होगा, और कितना तीसरी लाइन पे चलना होगा उस बिंदु तक पहुंचने के लिए। जितना जितना आप तीनों लाइनों पे चलते हैं, वो उस बिंदु के निर्देशांक होते हैं, और हर बिंदु के निर्देशांक अद्वितीय होते हैं। हर बिंदु के निर्देशांक अद्वितीय होते हैं, आधार कार्ड की तरह हर किसी का अपना यूनिक सेट होता है। तो इस तरीके से आपके ढेर सारी चीजें तैयार होती है। तो उसी के बारे में हम जिक्र करेंगे 3D के बारे में, कि 3D में और 2D में पहले तो डिफरेंस क्या रहता है। तो पहला डिफरेंस तो एक मामूली सा है, जिसे आप सिंपल भाषा में कह सकते हो, 2D जो होता है वो एक समतल होता है। 2D एक समतल होता है, यानी एक फर्श मान लो, दीवार मान लो, बोर्ड मान लो, कॉपी मान लो, प्लेन मान लो, वो 2D होता है। उसमें 2 चीजें होती है, लंबाई और चौड़ाई। लेकिन 3D थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, उसमें एक चीज और आ जाती है, आपका जो प्लेन है वो तो है ही, प्लेन के ऊपर का जो हिस्सा है वो भी आ जाता है। मतलब अब लंबाई, चौड़ाई और
ऊंचाई भी कवर हो गया, ये तीनों चीजें अब उसमें कवर हो जाती है। तो 3D थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड पार्ट बन जाता है। अब 3D में हमारे पास जो पढ़ने लिए होता है, जो हमारे सिलेबस है 12th वाला और ग्रेजुएशन वाला, उसमें टोटल 5 चीजें हैं जो हम पढ़ते हैं। फर्स्ट, प्लेन, समतल रेखा, समतल रेखा सीनियर में, फिर गोला, बेलन, शंकु, ये 3 कॉलेज में। टोटल 5 आकृतियां हैं, 5 में से 2 आकृतियां सीनियर में पढ़ी जाती है, 3 आकृतियों को कॉलेज में पढ़ा जाता है। और आकृतियां भी होती है लेकिन सिलेबस के मुताबिक, मोटा मोटी बीएससी में भी शायद यही सिलेबस होता है। केंद्रीय सांख्यज और होता है, परवलेज, केंद्रीय सांख्यज, एक दो छोटे मोटे टॉपिक और ऐड हो जाते हैं, बाकी नॉर्मली कॉलेज में यही सिलेबस रहता है। तो 5 आकृतियों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। रेखा, समतल, वो तो सीनियर में कवर होगा, जब सीनियर में पढ़ेंगे 3D उस समय कवर होगा, समतल, सरलरेखा। और बाकी 3 जो है, बाकी 3 गोला, बेलन, शंकु, वो अभी 3D यूजी में कवर होगा, ठीक है। तो 3D यूजी में हम पढ़ने वाले हैं गोला, बेलन, शंकु। 3D यूजी। और पिछली बार इसी टॉपिक ने सबसे ज्यादा परेशान किया था, कोई भी 3D ज्योमेट्री। ये टॉपिक वैसे देखो तो ऐसा होता है कि नॉर्मली जब आप बीएससी करते हैं तब भी आप इस टॉपिक को नहीं पढ़ते। सच्ची बात तो ये भी है कि इस टॉपिक को नॉर्मली बच्चे बीएससी में भी नहीं पढ़ते, बीएससी में भी अवॉइड करते हैं, क्योंकि इसके सवाल बहुत लंबे होते हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, बहुत कुछ समझना पड़ता है और कल्पना करनी पड़ती है। सबसे बड़ी चीज है कल्पना करनी पड़ती है, क्योंकि 3D को आप कागज पे नहीं बना सकते। कागज पे जो भी आप बनाएंगे वो 2D होगा, 3D नहीं होगा। तो 3D चीजें आपको सिर्फ कल्पना करनी पड़ती है। एक गोले को एक शंकु काट रहा है, अब गोला शंकु आपको कागज पे नहीं बना सकते आप, आपको कल्पना करनी पड़ती है कि ये गोला है, ये शंकु है, ये काट रहे हैं। तो सारी चीजें कल्पना पे आधारित होती है। सही से कल्पना कर ली तो सही से समझ में आ जाएगा, ढंग से कल्पना नहीं कर पाए तो चीजें समझ में नहीं आएगी। तो 3D ज्योमेट्री ज्यादातर आपकी कल्पना शक्ति पे निर्भर करती है। तो ये एक ड्रॉबैक है। इस वजह से जो कल्पना कर पा रहा है वो तो देख पा रहा है, जो नहीं कर पा रहा उसे लग रहा है हाँ बस जो भी है ठीक है, पता नहीं क्या कर रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं। तो इसलिए 3D ज्योमेट्री जो होती है वो बच्चे ज्यादा पसंद नहीं करते, कॉलेज में भी नहीं पढ़ते, इसको कम ही पढ़ते हैं। इसके बजाय जो इसके साथ वाली बुक होती है उसी को कवर कर करा के इससे नंबर बना के पास होके निकल लेते हैं, बस उस तरीके से चलते हैं। लेकिन हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। और पिछली बार यही चौका मारा, पिछली बार 2022 का पेपर जो आया था उस पेपर में यही किया इन लोगों ने 3D ज्योमेट्री यूजी को भरा। और 3D ज्योमेट्री यूजी सच्ची में लोगों को पसंद नहीं आती है ना। आप लोगों ने जिन्होंने फर्स्ट टाइम पढ़ी है उनको तो हटा दो, क्योंकि उन लोगों ने तो पढ़ ली, समझ में आ गई, देख ली, तो उनको तो नॉलेज है। लेकिन जो पहली बार पढ़ रहा है उसका पुराना अनुभव ये कहता होगा कि ये बकवास है, या जो भी पढ़ रहे हैं बकवास है। लेकिन अब मजबूर होकर पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि पिछली बार काफी अच्छे सवाल इससे पूछे गए थे और पिछली बार ही इसको सिलेबस में ऐड किया गया था, इससे पहले सिलेबस में भी नहीं थी। पिछली बार इसको सिलेबस में ऐड किया गया और सिलेबस में ऐड भी किया गया और इसका मान सम्मान भी रखा गया, अच्छे खासे क्वेश्चन इसके डाले गए थे। तो डबल काम हो गया, पहली बार सिलेबस में ऐड हुआ, ये तो कुछ वैसा हो गया जैसे कोई प्लेयर को पहली बार टीम में लिया और डबल सेंचुरी मार दी, है ना। तो वैसा कुछ हुआ, 3D को पहली बार लिया, उम्मीद कम थी, ऐसा था कि 1 या 2 सवाल डालेंगे। इस बार उन्होंने दिल खोल के सवाल डाले और लोगों ने जैसे 3D ज्योमेट्री के सवाल देखे पेपर में, सब हक्के बक्के रह गए, ये भी सवाल होते हैं, क्योंकि इनका कैके गड़े भी नहीं पता होता ज्यादातर बच्चों को। ज्यादातर बच्चे जो है वो बेलन, आप बेलन शंकु के बारे में, आप 10th का बेलन समझ में आता है उनको, 10th वाला बेलन और 10th वाला शंकु समझ में आता है, लेकिन बेलन का समीकरण और शंकु का समीकरण कहीं आसपास में भी समझ में नहीं आता। तो इसलिए उनके बारे में लगभग नॉलेज जो है वो हमारी शून्य होती है, और वही पेपर में आ गया तो फिर कहना ही क्या था। तो सोच सकते हो कि पेपर की कैसी महसूस हुआ होगा आप लोगों को, जिन लोगों ने पेपर दिया वो तो समझ पा रहे होंगे कि उस समय इनको देख के कैसा महसूस हुआ होगा। तो वही सब चीजें, अब तो मान लीजिए मजबूरी ही बन गई, अब तो अच्छे से पढ़ना ही है। लास्ट टाइम आप लोगों ने बहुत बढ़िया पढ़ा हुआ है, तो मेरे ख्याल से प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। जिन लोगों ने पिछली बार पढ़ा हुआ है वो तैयार है। हाँ नहीं बता रहा हूँ, नहीं होता, क्योंकि इंटरेस्ट नहीं लेते। देखो बीएससी में तलवार नहीं होती आपके गले पे, दिक्कत वो है ना, बीएससी में तलवार तो होती नहीं है। वो 3D ज्योमेट्री पढ़ेंगे, अब तो शायद कोई पैटर्न चेंज हुआ हो तो मुझे नहीं पता। पुराने वाले पैटर्न में क्या होता था, 5 यूनिट होते थे, 3 यूनिट बच्चे पढ़ के चले जाते थे, उससे काम बन जाता था। तो फिर क्यों पढ़े बिना मतलब में, तो 3D वाले यूनिट को छोड़ देते थे। टीचर्स भी कह देते थे कि भाई ये मत पढ़ो, इससे अच्छा तो ये पढ़ लो, क्यों टाइम बर्बाद कर रहे हो, समझ में तो आना नहीं है, सवाल होने नहीं है। तो बच्चे भी कहते थे ठीक है, 1-2 एग्जाम्पल याद कर जाएंगे, पेपर में आएंगे तो छाप आएंगे, वरना बाकी बचे हुए 3 यूनिट से काम निकाल लेंगे। तो ये एक ठीक ठाक सा तरीका अपना के लोग निकल जाते थे। अब मजबूरी यहाँ है कि अब तो आप कंपटीशन में, और कंपटीशन में अगर टॉपिक में से 5-5 6-6 सवाल आते हैं
तो फिर छोड़ने का सवाल ही नहीं बनता, पढ़ना ही पड़ेगा। तो अब तो मजबूरी हो गई, पढ़ना पड़ेगा। लेकिन इतना बुरा टॉपिक भी नहीं है। एक चीज और बता देता हूँ कि इतना बुरा टॉपिक ये नहीं है। लगता है एक बार कि 3D अनुभव जिन लोगों ने लास्ट टाइम जिन्होंने पढ़ा हुआ है, उसकी तो मेरी श्योरिटी है कि उन लोगों को तो प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जो पिछली बार पढ़ के आए बड़ा शानदार पढ़ के आए थे। आप पुराने वाले लेक्चर देख सकते हैं, बहुत अच्छे से पिछली बार हम इसको पढ़ के आए हैं। बेलन को भी पढ़ा, शंकु को भी पढ़ा, गोले को भी पढ़ा, और कमाल से पढ़ा। चाहे जाके देख सकते हो पुराने वाले लेक्चर, तो आपको अच्छे से वहां सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, क्योंकि टॉपिक ऐसे कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। एक्चुअली ये टैबू है, मतलब लोगों ने हाथ नहीं लगाया था इसलिए टफ लगता था। ना तो पढ़ाने वाले पढ़ाते थे और ना पढ़ने वाले पढ़ते थे, तो दोनों जगह ही मेल नहीं बैठता था। तो ये टॉपिक हमेशा के लिए अजीब बन के रह गया। और अब मजबूर हो गए 2022 के बाद आने के बाद कि पढ़ना ही पड़ेगा, और जब पढ़ने लगे तो ईजी लगने लग जाएगा। बस वही कहानी है। अब तक हाथ नहीं लगाया था इसलिए मुश्किल था, है ना। चलो पुराने वाले लेक्चर जरूर देख लेना, जिससे आपका ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आ जाओ, अब हम यूजी वाले में 3 चीजें पकड़ेंगे। पहला है गोला, बेलन, शंकु, स्पेयर, सिलेंडर और कोन। गोला, बेलन और शंकु, मजे लीजिएगा, बहुत अच्छे है। ज्यादा मुश्किल टॉपिक नहीं है। शुरुआत में थोड़ा सा बीच में जरूर आएगा, जब 3D आता है ना वो परेशान करता है, बाकी ज्यादा कुछ नहीं है। गोला सुंदर आकृति है, जैसे व्रत होता है, व्रत का ही बड़ा रूप गोला होता है। फिर बेलन आ जाता है और फिर शंकु आ जाता है। तो कुछ बेसिक बेसिक सी बातें हैं, वो अगर समझ लोगे, सार पकड़ लोगे एक बार, है ना, जो सार होता है चीज का, वो अगर पकड़ में आ गया तो फिर ये चीजें आसान ही आसान है, फिर मुश्किल नहीं है। ठीक है, शुरुआत करते हैं गोले से। इनमें सबसे बड़ा गोला है, सबसे बड़ा टॉपिक जो है वो है गोला, बाकी दोनों छोटे हैं। यानी यूं मानिए कि गोला एक तरफ और ये दोनों एक तरफ। गोले में बहुत कुछ है, इनमें ज्यादा कुछ है नहीं। ये दोनों ठीक ठाक है, इनकी ज्यादा लंबाई नहीं है, ज्यादा चीजें हैं नहीं बेलन और शंकु में। चार पांच चीजें हैं बस, उसी में बेलन बन जाता है और उसी से शंकु बन जाता है, तो इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। तो इसका सवाल तो लगभग लगभग जो टॉपिक हम बात करेंगे उन्हीं में से सवाल पूछे जाते हैं, उसी में से पहले भी पूछे गए और उसी से आगे भी पूछे जाएंगे। ज्यादा इसमें वेरिएशन है नहीं। गोला परेशान करने वाला, गोला थोड़ा लंबा है। गोले में भांत भांत के गोले हैं, ये वाला गोलार, वो वाला गोलार, यूं काटने वाला गोलार, उसका ये समतल है, वो स्पर्श समतल है, वो अभिलंब है। ढेर सारी चीजें गोले में है, तो गोला परेशान करेगा थोड़ा सा। बाकी बेलन शंकु लंबे जरूर है, लेंदी, इनके फॉर्मूले थोड़े लंबे हैं, बस इतना ही है, बाकी ज्यादा दुख नहीं है इनमें। तो आ जाओ पहले गोले पे आते हैं कि गोला क्या होता है। सबसे पहली परिभाषा पे आते हैं, गोला यानी स्पेयर। देखो गोला क्या होता है, गोला एक्चुअली व्रत का 3D फॉर्म होता है। तो व्रत को याद करो, अभी हम व्रत पढ़ के आए हैं ताजा ताजा। व्रत में हम क्या पढ़ के आए थे कि एक ऐसे बिंदु का बिंदु पथ जिसकी एक स्थिर बिंदु से दूरी, अचर दूरी, सदैव दूरी जो है वो सदैव अचर रहे, इस प्रकार से बिंदु चले। अब पिछली बार क्या था कि बिंदु को, है ना, जो सिमरन चल रही थी, पिछली बार हमने सिमरन को कहा था कि बस इस फर्श फर्श पे चलना है ना। सिमरन सिर्फ फर्श फर्श पे चल रही थी, अपनी जिंदगी सिर्फ फर्श पे जी रही थी। अब अगर हम सिमरन को मुक्त कर दें और कहते हवा में भी जा सकती है ना, यूं भी जा सकते हैं, ये बिंदु रहा, ये रस्सी रही, यूं जाओ, यूं जाओ, यूं जाओ, यूं जाओ, अब कहीं भी जाओ। अब कागज पे चलने की जरूरत नहीं है, अब फर्श पे चलने की जरूरत नहीं है। ऐसे नहीं कि फर्श फर्श पे चलना है, नहीं, अब फर्श पे नहीं, अब यूं भी चल सकती है। बस दूरी बदलनी नहीं चाहिए। इस बिंदु से जो दूरी है वो दूरी चेंज नहीं होनी चाहिए, उस दूरी को बनाए रखना है। और फिर यूं घूमो, यूं जाओ, यूं जाओ, किधर से भी जाओ, तो क्या बनेगा, एक गोला बनेगा। तो फिर व्रत में और गोले में क्या फर्क होता है। व्रत में आपकी रिस्ट्रिक्शन होती है प्लेन के ऊपर चलना, कि भैया बस प्लेन प्लेन के ऊपर चलना है, तो प्लेन पे चलने से तो व्रत आता है। लेकिन अगर हम प्लेन की रिस्ट्रिक्शन हटा देंगे, प्लेन पे नहीं चलना, आपको त्रिवी में चलना है, त्रिवी में चलते गोला बन जाता है। त्रिवी में का मतलब अब आप हवा में भी चल सकते हैं। फर्क समझ में आया क्या है।
गोला और बेलन में क्या फर्क है? शर्त सेम है, बस बिंदु की छूट जो है, जब वृत्त का केस होता है तो वृत्त की छूट सिर्फ 2D की होती है, बस उस कागज पे या उस तल के ऊपर ही चलना होता है। लेकिन जब आप 3D में आते हैं तो आप बिंदु को कहते हैं हवा में भी चल सकता है, और हवा में भी चल सकता है तो गोला बन जाता है। तो यही है, हाँ, शक्तिमान बन जाता है। अब हवा में उड़ेगी सिमरन अब सिमरन हवा में उड़ेगी बेचारी। पिछली बार, अब ज्यादा कोटियां हो गई है सिमरन के पास। एक बिंदु का बिंदुपथ, एक बिंदु का बिंदुपथ जिसकी स्थिर बिंदु से दूरी सदैव अचर रहे। यही है। अब दोनों में क्या फर्क है? इस बार, है ना, इस बार क्या है, इस बार बस ये नहीं रहा कि अब वो एक तल तल पे घूमेगी। अगर तल पे घूमती तो व्रत बनता, अभी भी वही होता। अगर तल पे घूमती तो सिर्फ व्रत बनता। लेकिन अब हम छूट दे रहे हैं कि वो हर तरफ घूम सकती है, मतलब हवा में भी जा सकती है। तो अब हवा में जाएगी तो यूं या यूं या यूं या यूं, तो क्या बन जाएगा? पूरा गोला बन जाएगा। तो अब गोले की शेप ले लेगी, अब आकृति हमारी गोले की शेप ले लेगी। यानी अब यूं भी जाया जा सकता है और यूं भी जाया जा सकता है। ये हो गया। अब ये फर्क है, पिछली बार और इस बार में क्या फर्क है? ये फर्क है। अगर एक तल पे चलवाओगे, शर्त वही, सेम शर्त पर अगर आप एक तल पे चलवाओगे तो व्रत बनेगा। लेकिन सेम शर्त के साथ अगर आप उसे फ्री कर दो, कोई तल वल नहीं है, जैसे चाहे वैसे घूमो, तो फिर गोला बन जाएगा। तो गोले में ये स्वतंत्रता होती है कि वो किसी तल से बंधी हुई नहीं है। बिंदु जो है वो किसी भी तल पे जा सकता है, किसी भी तल पे जा सकता है तो गोला बन जाएगा। और एक ही तल पर चलना है बिंदु को तो फिर व्रत बन जाएगा। तो ये व्रत और ये गोला हो गया। क्लियर है? आ जाओ, समीकरण क्या होगा? तो दो समीकरणों की बात करेंगे, वैसे ही जैसे व्रत के बारे में पढ़ा था। तो व्रत से गोले में काफी समानता है, क्योंकि है तो गोला व्रत का ही रूप ना। तो जो व्रत में था वही गोले में आपको ज्यादातर मिलता है, काफी सिमिलैरिटी मिलती है। तो गोले के भी हम दो समीकरण लिखेंगे जैसे व्रत के लिखे थे। गोले का समीकरण एक तो होता है मानक समीकरण। मानक समीकरण तो वो होता है जब फिक्स करके देते हैं कि भाई ये केंद्र रहेगा, ये त्रिज्या रहेगी। ये आपको पहले से पता है कि केंद्र ये है, त्रिज्या ये है। मानक समीकरण यानी स्टैंडर्ड इक्वेशन। और दूसरा है व्यापक समीकरण। मानक समीकरण और व्यापक समीकरण, ठीक है। स्टैंडर्ड इक्वेशन और जनरल इक्वेशन। स्टैंडर्ड इक्वेशन तो जब आपको पता है कि केंद्र कहाँ है। मान लो केंद्र जो है वो एच, के और एल पर है, ये उसका केंद्र है। और जो त्रिज्या है वो आर है ना। त्रिज्या जो है वो आर है। तो जो बिंदु होगा गोले के ऊपर, कोई भी बिंदु कहीं से भी लूं, गोले के ऊपर अगर बिंदु लेता हूं पी, चाहे वो कोई सा भी हो, अगर गोले के ऊपर है तो उसकी केंद्र से दूरी हमेशा आर रहेगी। ये समीकरण हो जाएगा अंडर रूट दूरी x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर और z माइनस एल का स्क्वायर। इस बार z भी दिखाई देगा एक्स वाई के अलावा, क्योंकि त्रिवी में हो गए ना। तो त्रिवी में होने की वजह से अब आपको z भी नजर आएगा जो पहले नजर नहीं आता था। x माइनस एच का स्क्वायर, वाई माइनस के का स्क्वायर, आर का स्क्वायर। ये हो गया जब आपको केंद्र पता हो, त्रिज्या पता हो, तो गोले का समीकरण यानी स्टैंडर्ड इक्वेशन होगी।
स्टैंडर्ड इक्वेशन। x माइनस एच, और यहाँ समीकरण में पता भी लग रहा होगा, इतना समीकरण तो वृत्त का था ही, और एक z के आने से ये त्रिवी में हो गया, और त्रिवी में होते ही वृत्त से गोला बन गया, त्रिवी में होते ही वृत्त से गोला बन गया। अब आ जाते हैं व्यापक समीकरण में। व्यापक समीकरण का मतलब जब भी गोले का समीकरण होगा, जब भी गोला बनेगा, कैसा बनेगा, उसका समीकरण क्या होगा। तो जब भी गोला बनेगा उसका समीकरण ऐसा होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस डी। इस टाइप का उसका समीकरण होगा। यानी उसमें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर के पद होंगे, एक्स वाई जेड के पद होंगे, और एक अचर पद होगा। मतलब कई बातें हैं जो जानने लायक है। नंबर 1, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर के पद होंगे तथा गुणांक 1 होंगे, सबके गुणांक 1 होंगे। एक्स स्क्वायर का गुणांक 1, वाई स्क्वायर का गुणांक 1, जेड स्क्वायर का गुणांक 1। नंबर 2, कोई भी आपको x का y का z का पद मिल जाएगा, या इनके स्क्वायरों का पद मिल जाएगा। कोई भी आपको x गुणा y गुणा z और z गुणा x नहीं मिलेगा। x गुणा y गुणा z और z गुणा x का पद नहीं होगा। ऐसा कोई पद नहीं होगा। x y z और z x का कोई पद नहीं होगा। ये इसके समीकरण की खास बात होगी। ठीक है। अब जब समीकरण ऐसा होगा तो केंद्र कहाँ होंगे, तो केंद्र वैसे ही होगा जैसे वृत्त में होता था। केंद्र होता था माइनस का g और माइनस का f। इस बार केंद्र जो होगा, g की जगह u है, f की जगह v है और उसकी जगह w है, तो वो जाएगा माइनस का u माइनस का v और माइनस का w। ये केंद्र हो जाएगा, माइनस u माइनस v और माइनस का w। और त्रिज्या हो जाएगी, त्रिज्या बराबर अंडर रूट u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर माइनस का d। ये हो जाएगी गोले की त्रिज्या। समीकरण से आप त्रिज्या बाहर निकाल लेंगे। ये बात समझ में आई? ये चीज समझ में आ गई? देखो, वृत्त के समीकरण को ही आगे बढ़ा रहा हूं बस, अभी तो कोई ज्यादा हेडेक भी अटैच नहीं कर रहे हैं। अभी तो सिर्फ वृत्त का जो पढ़ते हुए आ रहे हैं, वृत्त को गोला बना रहे हैं। वृत्त में एक्स वाई होते थे, गोले में जेड हो जाता है बस। समीकरण में एक पद एक्स्ट्रा हो गया, जेड वाला पद। पहले जेड हुआ नहीं करता था, अब जेड होने लग गया, तो जेड को ऐड करते ही त्रिवी में हो गया, त्रिवी में होते ही वृत्त से गोला बन गया बस। केंद्र वैसा ही है, माइनस जी और माइनस एफ हुआ करता था। इस बार तीन चीजें हैं, तो माइनस यू माइनस वी और माइनस डब्ल्यू हो गया। त्रिज्या जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी होती थी। इस बार तीन चीजें हैं, तो यू स्क्वायर वी स्क्वायर डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी होगी। ठीक है, आ जाओ। त्रिज्या पे भी एक रिस्ट्रिक्शन रहेगी कि त्रिज्या कभी भी काल्पनिक नहीं हो सकती, है ना। आर जो है, जो त्रिज्या है, अगर आर 0 हो गई तो वो एक बिंदु गोला बन जाएगा। और आर 0 कब होगा, जब यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर बराबर डी होगा। अगर u का स्क्वायर v का स्क्वायर w का स्क्वायर बराबर d हो, तो आपका जो गोला है वो एक बिंदु बन जाएगा, है ना। वो एक बिंदु बन जाएगा, वो अपने आप में एक बिंदु भी होगा और अपने आप में एक गोला भी होगा। 0 त्रिज्या का गोला होगा। ठीक है, तो बिंदु गोला बन जाएगा, यानी पॉइंट स्पेयर बन गया, एक बिंदु वाला गोला। आगे, r का मान अगर 0 से बड़ा है तो आपको एक वृत्त प्राप्त होगा, एक गोला प्राप्त होगा अच्छा खासा, दिखने वाला गोला। यूं बोले, दिखने वाला गोला, ऐसा गोला जो आपको दिखाई भी देगा कि हाँ गोला है भाई, बिल्कुल गोला है।
यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर बराबर, ठीक है। तीसरी केस, आर का मान अगर 0 से छोटा हुआ तो आपको कोई गोला नजर नहीं आएगा, क्योंकि तब गोला काल्पनिक होगा, क्योंकि ऐसा गोला बनाना सिर्फ कल्पना में भी संभव है, नहीं है उसकी गारंटी नहीं है। ऐसा गोला कैसे बनाए जिसकी त्रिज्या माइनस क्यू, है ना? तो जवाब है नामुमकिन है, काल्पनिक है। 0 त्रिज्या का गोला कैसे बनेगा ना, 0 का ही बनाना मुश्किल है। 0 भी भाई, अगर अपन छोटे से छोटा भी बनाते हैं, है ना, अगर हम 0 त्रिज्या कैसे बनाएंगे? अब बात समझ में को नहीं है, 0 त्रिज्या को गोड़ो किया बनसी, सोचो 0 त्रिज्या को गोड़ो बनसी किया, क्योंकि हम जितना भी गोला बनाएंगे, छोटो भी बना तो बी की भी तो कोई ना कोई मोटाई होती, कोई ना कोई चीज होती। तो 0 त्रिज्या का गोला का मतलब वो भी तो कटा दिखाई देवे, वो भी दिखाई थोड़ी जैसी। बस वो यहाँ है कि हाँ अट है एक ई जगह पर एक गोड़ो है, ध्यान से चालियो पग मनी आ जाए, बस बा कहानी है। बाकी दिखनो तो हाथ को नहीं। 0 त्रिज्या को गोड़ो सोच के देखो, 0 त्रिज्या कितनी होती है, उसी कत्ती की होती, 0 है ना? मैं कहूँ 0 पेन, देखो मेरे हाथ में 0 पेन है, अगर मैं कहूँ मेरे हाथ में 0 पेन है, तो फिर आपको क्या लग रहा होगा कि यहाँ शायद कोई पेन था, कोई पेन था, मैंने उठा लिया, अब क्या हुआ 0 पेन। क्या होता होगा 0, है ना? मैं फिर 0 पर आ जाऊँ, बार बार घूम फिर कर 0 पर आ जाऊँ। 0 मेरा बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है ना? 0 जो है ना शून्यतावाद जिसको कहते हैं, शून्यतावाद के, है ना, नाम सुना है आप लोगों ने? तो शून्यतावाद जो होता है वो इसी बात का है कि मतलब क्या होता होगा 0 एक्चुअल में क्या होता होगा। ऐड कर लिया, है ना, गणित में ऐड हो गया और हो गया। गणित में 0 का लिहाज थोड़ा अलग है, लेकिन अगर हम सही में सोचें तो क्या होता होगा 0, शून्य क्या होता होगा, शून्यता क्या होती होगी? तो जवाब है, समझ पाना मुश्किल है, लगभग नामुमकिन सा ही है हमारे लिए। तो यू स्क्वायर वी स्क्वायर डब्ल्यू स्क्वायर, है ना? तो ये तीन चीजें होगी, आर जीरो से बड़ा, आर जीरो से छोटा, काल्पनिक गोला। हाँ तो वही तो कह रहा हूँ ना, सोचो तो, ये खुद ही सोचो। अभी मैं कह रहा हूँ जैसे भाई, ये अभी क्या बोलोगे आप, एक पेन है, ठीक है, ध्यान से सुनना, एक पेन है। अब बोला 0 पेन है, कट्ठे 0, कट्ठे है 0 कौन सा 0, कौन सा 0? समझ रहे हो बात को? थोड़ी गहराई से समझोगे तो ये बात समझ में आएगी कि मैं किस बात पे हंस रहा हूँ, किस चीज पे हंस रहा हूँ। कुछ है ही नहीं, पर हम कह रहे हैं 0। तो 0 को 0 कहना भी तो कुछ कहना हो गया ना, वो भी तो कुछ हो ही गया अपने आप में। आप कह रहे हो 0 मतलब कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं है तो फिर 0 कैसे हुआ? है तो फंस जाते हैं। नथिंग मीन्स समथिंग, जब आप बोलते हैं नथिंग इट मीन्स समथिंग, इसका मतलब कुछ तो है, वरना कुछ नहीं होता तो आप नथिंग ही क्यों बोलते? कुछ नहीं होता तो आप नथिंग क्यों बोलते? तो नथिंग मीन्स समथिंग, मतलब कुछ है। जैसे मैंने कहा 0, तो 0 का मतलब भी वहां कुछ है, अब वो क्या है वो भगवान जाने। तो 0 को नाम देने से भी उसमें जान आ जाती है। तो ये आ गया हमारा आर जीरो से बड़ा, आर जीरो से छोटा, ये गोले की स्थितियां हो गई, मगर त्रिज्या अगर उसकी हुई तो। वैसे प्रैक्टिकली हम बात नहीं करें, ठीक है। आर बराबर 0 मतलब एक 0 त्रिज्या का गोला होगा। अब थे सोच लोगे, हाँ इशू ही हो तो सी। फिर थे पर आ जाओ कि अगर आर 0 से बड़ो हो तो गोलो था ना साफ दिखाई दे, तो बड्डो तो बड्डो तो बड्डो बोड़ो बड्डो सारो। और अगर आर का मान 0 हुआ तो इसका मतलब है कि वो फिर ब्लैक होल में चले होगे, मतलब अंदर चले होगे, आपका बिंदु के भी अंदर चले होगे, मतलब कोई दूसरा डायमेंशन में चले होगे, है ना? कोई, है ना, वो पोर्टल्स होते हैं ना, पोर्टल्स। कार्टून देखते हैं ना आप, कार्टून में क्या होता है, एक पोर्टल में घुसता है आदमी, दूसरे पोर्टल से बाहर निकल जाता है, तो पोर्टल टाइप का होगा। मतलब 0 में घुसा, आर आर लेस देन 0 होने का मतलब है, ये त्रिज्या मान लो 5 सेंटीमीटर है, तो 5 4 3 2 1 0, 0 पर ओस आ गया, मान लो ये आ गया 0 पर आ गया। अब माइनस को मतलब ई पोर्टल का मान चल जाओ, कोई दूसरी दुनिया में जार खुल है ना, वो अभी तक तो ऐसा कुछ है नहीं, तो ये पोर्टल बंद ही है आप पला तो। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, एक एग्जांपल करते हैं। हाँ डोरीमोन का दरवाजा, अरे भाई डोरीमोन देखेगा, डोरीमोन का दरवाजा होता है ना, उसमें एक जगह खुल, जहाँ घुसते हैं आप, निकलते कहीं और है, वो वाला वैसा।
और ठीक है एग्जाम्पल। आ जाओ एक एग्जाम्पल ट्राई कर लेते हैं। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लेते हैं एक गोले का केंद्र हमें दिया गया, एक गोला है जिसका केंद्र 2 3 - 1 है तथा त्रिज्या जो है 1 है। त्रिज्या 1 है और केंद्र 2 3 - 1 है, तो गोले का समीकरण क्या होगा? त्रिज्या बराबर 1 है तो समीकरण हो जाएगा ये हो गया हमारे लिए HKL बराबर R का स्क्वायर, तो ये R हो गया। R का मान 1। चार 9 13 बराबर 0। ये हो गया x² + y² + z² - 4x - 6y + 2z और +13 बराबर 0, ये आ गया। अब एक उल्टा सवाल और लेते हैं, जब हमारे पास गोले का समीकरण हो तो केंद्र और त्रिज्या कैसे निकलते हैं? गोले के समीकरण से केंद्र और त्रिज्या निकालना। ये गोले का समीकरण है, इससे हमें केंद्र और त्रिज्या निकालनी। इसका केंद्र क्या होगा और इसकी त्रिज्या क्या होगी? u बराबर -1, 2v बराबर 4, v बराबर 2, 2w बराबर -2, w बराबर -1 और 1 d का मान, d बराबर -11।
u का मान, v का मान, w का मान और d का मान, ये सारे मान आ गए। तो केंद्र हो गया। u का मान -1 माइनस माइनस +1, v का मान 2, ये माइनस का 2 हो गया, w का मान -1 माइनस माइनस +1, ये आपका केंद्र आ गया। अब आ जाते हैं त्रिज्या। अंडर रूट u² प्लस v² प्लस w²। d का मान -11 माइनस माइनस +11, अंडर रूट 17। ये केंद्र आ गया, त्रिज्या आ गई। तो इस तरीके से आप केंद्र और त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं अगर समीकरण दिया हुआ है, या केंद्र और त्रिज्या दी है तो समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। मतलब दोनों चीज हो सकती है, केंद्र और त्रिज्या से समीकरण आ सकता है, पिछली बार वाले लेक्चर जरूर देखिएगा, जिससे ये टॉपिक बहुत अच्छे से हो जाएगा। दोनों मिलाकर, इस बार वाले और पिछली बार वाले दोनों मिलाकर एक शानदार टॉपिक बन जाएगा ये। क्योंकि इस बार मैं क्वेश्चन पिछली बार के मुकाबले अलग रखने की कोशिश करूंगा, नए सवालों के साथ आऊंगा, ताकि आपको थोड़े और अच्छे सवाल, अलग सवाल पिछली बार के मुकाबले मिले। और वो भी करेंगे तो वहां से भी काफी सवाल करवाए थे पिछली बार मैंने, तो वो भी आप करोगे, प्लस यहाँ से भी आप करोगे, तो अच्छी खासा एक सेट मिल जाएगा आपको सवालों का, बड़ा सेट। और फिर तो तैयारी शानदार हो ही जाएगी, क्योंकि टॉपिक में इतना कुछ है नहीं, है ना। पहले मैंने कह दिया, टॉपिक नाम सुनने में थोड़ा डरावना लगता है, क्योंकि हमने कभी पढ़ा नहीं है, इसलिए डरावना लगता है। अभी पढ़ोगे तो सब ठीक होने लग जाएगा। जैसे अभी पढ़ ही रहे हो, कितना कुछ लग रहा है, ऐसा कुछ तो नहीं है जो डरावना है, कुछ डराने वाला है, नहीं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो डराने वाला है, सब नॉर्मल 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 चीजें हैं। तो ये नॉर्मल चीजें ही चलेंगी। तो अब आपको वो जो पहले वाला सेट पढ़ेंगे, तो उसमें अलग क्वेश्चनों का सेट किया हुआ है, तो थोड़ा वहां से अच्छा समझ में आएगा, थोड़ा यहाँ से अच्छा समझ में आएगा, पूरा मिला के टोटल समझ में आएगा। एक अच्छी चीज जो है वो बन जाएगी, और अच्छी चीज बन जाएगी, अगली बार रिपीट होता है, अगली बार ऐसे ही 5 6 7 क्वेश्चन इसमें से आते हैं, तो फिर बल्ले बल्ले हो जाएगी, क्योंकि टॉपिक हमारा बहुत अच्छे से हुआ होगा। तो है ना, ऐसे एडवांटेज ही मिलती है। अब मान लो किसी ने 3D ज्योमेट्री लास्ट टाइम पढ़ी हुई थी और उसको 6 7 क्वेश्चन मिल गए, तो ये अपने आप में कमाल हो जाता है कि 6 7 क्वेश्चन आपको सीधे मिल गए एक टॉपिक से ही, जो आपका पढ़ा हुआ था। तो एक अलग सा एडवांटेज बन जाता है, ठीक है ना। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। एक खास गोला लेते हैं जिसका केंद्र मूल बिंदु हो। गोला जिसका केंद्र मूल बिंदु है, और त्रिज्या आर है। है ना, एक वो गोला जिसका केंद्र मूल बिंदु है और त्रिज्या आर है, मतलब एच के एल का मान 0 0 0 है, केंद्र मूल बिंदु है, यानी केंद्र हो गया 0 0 0। तो समीकरण हो जाएगा x-0 का स्क्वायर, y-0 का स्क्वायर, प्लस z-0 का स्क्वायर, बराबर त्रिज्या r का स्क्वायर। अब याद रखिएगा, जब भी कभी इस टाइप का समीकरण आए, जिसमें एक्स स्क्वायर हो, प्लस वाई स्क्वायर हो, प्लस जेड स्क्वायर हो, फिर कोई एक्स वाई जेड का पद ना हो, बराबर में एक अचर पद हो, तो समझ जाओ कि ये वो गोले का समीकरण है जिसका केंद्र मूल बिंदु है, और जो भी बराबर में हो उसको त्रिज्या के बराबर रख देना, है ना। इस टाइप का समीकरण आए तो वो गोले का समीकरण है। और ऐसे गोले का, इसमें क्या पहचान होगी, इसमें कोई एक्स का पद नहीं है,
कोई y का पद नहीं है, कोई z का पद नहीं है, जो भी पद है वो x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का है। x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का पद है, कोई x y z के पद नहीं है। तो जब x y z के पद नहीं है तो समझ जाओ u v w नहीं है, क्योंकि बिना x y z के u v w नहीं होंगे, तो u v w जीरो हो गए। और जिसके u v w जीरो हो गए, अब मतलब कई तरीके से इस बात को समझ सकते हैं कि भाई u v w जीरो है, अब u v w जीरो है तो केंद्र भी जीरो हो गया, तो इसका केंद्र जीरो हो गया। बाकी त्रिज्या u v w और d से निकाल लो, d इसका कितना हो जाएगा माइनस का आर स्क्वायर, d कितना हो जाएगा आर स्क्वायर, इधर आ जाएगा तो d बराबर हो जाएगा माइनस आर स्क्वायर, u जीरो v जीरो w जीरो और d की जगह माइनस आर स्क्वायर, तो बाहर आ जाएगा r, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी r। किसी भी सूत्र से निकालो, गणित में ये नहीं होता कि इस सूत्र या इस सूत्र या इस सूत्र, ये वाला सूत्र कुछ और दे रहा है या वो वाला सूत्र कुछ और दे रहा है, सब कुछ एक ही देंगे। अलग अलग तरीका है करने का, लेकिन देंगे एक ही चीज, अलग अलग नहीं देंगे, ठीक है ना। तो ये गोले को पहचान के रखिएगा कि गोले का समीकरण उस गोले का समीकरण जिसका केंद्र मूल बिंदु होता है, ये खास गोला है, ये हम ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है। हाँ क्या करें, पढ़ना ही पड़ेगा, एक बार है, पहली पहली बार रहता है ज्यादा, तो एक बार फर्स्ट टाइम जब पढ़ते हो ना तो टाइम ज्यादा लगता है, अगली बार तो आपको इतना आसान हो जाएगा। पहली बार कोर्स कर रहे हैं ना, जो उन लोगों को टाइम लग रहा है, एक बार कोर्स हो जाएगा, जैसे जिन लोगों का हो गया, अब वो लोगों को थोड़ी इतना टाइम लगता है, अब उन लोगों को तो सारी चीजें फटाफट देखी हुई है, हर चीज देखी देखी से लग रही है, ये भी देखा हुआ है, ये भी देखा हुआ है, ये भी पढ़ा हुआ है, ये भी सुना हुआ है, ये किया हुआ है, ऐसे होता है। फिर फर्स्ट टाइम जब आप करते हैं तो ही वो सारा जो परेशानी है ना, वो फर्स्ट टाइम लोगों के लिए। एक बार निकल जाओगे, फिर अगली बार जब सेकंड टाइम आओगे तो ये चीजें सब अच्छी अच्छी लगेंगी। लाइक गोला, गोला का समीकरण तो मुझे पता है, ये इस गोले को भी मैं जानता हूँ, इसको भी मैं जानता हूँ, लगभग हर चीज आपको ये लगेगी, ये देखी हुई है, जानी हुई है, पढ़ी हुई है, सुनी हुई है, करी हुई है, सब कुछ ऐसे लगेगा। वो इक्का दुक्का ही आपको सरप्राइज करेगा, अच्छा ये पहली बार पढ़ रहा हूँ, अच्छा ये पहली बार देख रहा हूँ, बस इतना ही होगा, बाकी लगभग चीजें आपके आगे से पहले जा चुकी होगी। तभी तो सेकंड टाइम में आपका कोर्स तो हो ही चुका होता है जब आप सेकंड टाइम आते हैं। अब सेकंड टाइम बस आपको ये करना होता है कि मैं सवाल कैसे करूं, मुझसे सवाल कैसे हो, अब आपका अटेंशन इस पे चला जाता है, ना कि इस बात पे कि सवाल क्या समझा रहा है, क्या बोल रहा है, क्योंकि सब कुछ आप देख चुके, सारे राज की बातें आप देख चुके। अब ये जो बात है, ये उन लोगों के लिए राज की बात हो सकती है जो पहली बार 3D को पढ़ रहे हो, लेकिन जो दूसरी बार पढ़ रहे हैं, क्या उन्हें ये चीजें नहीं पता, तो उन्हें लग रहा है तो सब पता है मुझे, ये तो सारी चीजें जानता हूं मैं, है ना। अब जो आप सेकंड टाइम पढ़ रहे हैं उनको तो ये सब आसान लग रहा होगा, बोले कुछ भी नहीं है, तो पहले पढ़ा हुआ है। अच्छा पढ़ा हुआ क्या है, इस पे तो सवाल भी किए हुए हैं हमने। चलो आगे बढ़ते हैं। चार बिंदु से जाने वाले गोले का समीकरण, एक गोला चार बिंदु से बनता है, चार असंरेखीय बिंदु से, चार असंरेखीय बिंदु से एक गोला बनता है, चार असंरेखीय बिंदुओं से जाने वाले गोले का समीकरण। चार असंरेखीय बिंदु, चार बिंदु है जो असंरेखीय मतलब एक रेखा में नहीं है। बिंदु मान लो ए, x1 y1 z1, बी x2 y2 z2, सी x3 y3 z3। इनमें से जो बिंदु है ये एक रेखा में नहीं है। दो बिंदु तो एक रेखा में आ सकते हैं, लेकिन दो से ज्यादा बिंदु एक रेखा में नहीं है। तो इन बिंदु से जाने वाले गोले का समीकरण हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो हो सकता है कि हम गोले का एक समीकरण मान ले, माना इन चार बिंदुओं से जाने वाले गोले का समीकरण ये है, और बारी बारी से इन बिंदुओं को इस समीकरण से गुजार दें, यानी इसमें रख दें और रख के सॉल्व कर लें और u v w और d का मान निकाल लें। चार चीजें हैं, चार समीकरण बन जाएंगे, चार समीकरण से ये चारों चीजें आ जाएंगी, एक दो तीन और चार। चार समीकरण से चार चीजें तो आई जाती है। तो इस तरीके से हम एक समीकरण लेके उसको चारों बिंदु से गुजार दें, चार हर बिंदु से गुजारने पर एक एक समीकरण बन जाएगी, और फिर मान रख के u v w d का मान निकाल लेंगे।
ये तो तरीका हो गया हमारा फर्स्ट, और ये सही भी है। एक और रहता है, सारणिक की सहायता से भी निकाल सकते हो। ऐसे एक बड़ी सी सारणिक बनाओ, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स वाई जेड 1, 5x5 की सारणिक बनाओ। और हिम्मत है तो इस सारणिक को खोल लो, नहीं हिम्मत है तो ऊपर वाला यूज कर लेना। ये 5x5 की सारणिक है, इसको खोल लो। इसको खोलने से भी आपको, हाँ ये बहुत लंबे हो जाता है कि ठीक ठाक आया तो इतना कैलकुलेटिव तो नहीं देते इसके अंदर कि भी इतना कैलकुलेशन करे। 5x5 की सारणिक खोलना कितना मुश्किल काम है, 5x5 की सारणिक। और ऊपर वाली भी कौन सी आसान है, ऊपर वाले में भी 4 समीकरण बनेंगे और 4 समीकरण को सोल्व करना। हाँ ठीक है, बिंदु कुछ आसान दे दिए, कुछ आसान बिंदु दे दिए कि सबका मान एक एक बिंदु रखते एक एक आंसर आ रहा है, तब तो ठीक है। वरना 4 समीकरण बनाना और 4 समीकरण को सोल्व करना, मतलब 2 घंटे में तो वो तो पॉसिबल ही नहीं बनता। तो फिर ये तो लगभग इम्प्रैक्टिकल चीज है, कोई मतलब ही नहीं बनता। हाँ बिंदु थोड़े आरामदायक दे दिए। अब जैसे देखो एक एग्जांपल, ऐसे प्यारे से बिंदु देता है तो कोई दिक्कत नहीं। गोले का समीकरण जो बिंदुओं 0 0 0 पहला पॉइंट, A0 0 दूसरा पॉइंट, 0B0 तीसरा पॉइंट, 0 0 C चौथा पॉइंट से गुजरता हूं। अब ऐसा है, ऐसे बिंदु है 0 0 वाले, तब तो ठीक है, कुछ कैलकुलेशन आसान हो। अगर मान लो बिंदु दे दिया 1 2 3 3 4 5 और 5 7 8 है, तब तो फिर इतने बड़े को कैसे सॉल्व किया जाए, संभव ही नहीं है ना। तो अभी ये सिंपल 4 बिंदु ले लेते हैं। माना गोले का समीकरण, एक गोले का समीकरण मानकर इन चारों बिंदुओं से बारी बारी से गुजार दूं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d बराबर 0। एक एक करके पहले 0 0 0 से गुजरता है, 0 0 0 से गुजरता है। पहले जब खुलते हैं ना तो ये 5x5 पहले 4x4 में खुलती है, फिर 4x4 3x3 में खुलती है, फिर 3x3 2x2 में खुलती है। याद करो 3x3 सीधी नहीं खुलती, 3x3 2x2 में खुलती है। लास्ट में सोल्व होती है 2x2 सारणी को। जब आप खोलते हैं तो 3x3 की सारणी को खोलना नहीं आता, 3x3 को आप 2x2 में लिख लेते हैं, और फिर 2x2 जो है वो जाके वो खुलती है, उसमें क्रॉस गुणा होके वो खुलती है। तो 2x2 ही खुलती है खाली, बाकी तो सब में खाली हम उनको छोटा करते रहते हैं। 5x5 पहले 4x4 में आएगी, फिर 4x4 3x3 में टूटेंगी, फिर 3x3 2x2 में टूटेंगी, और फिर वो जो 2x2 है वो सॉल्व होंगी, और फिर सारी चीजें सॉल्व होंगी। तो बहुत लंबा चला जाता है। बात समझ रहे हो कि इसमें क्या होगा। इसमें ये होगा कि पहले आप ये पंक्ति लोगे, ये कॉलम छोड़ दिया, ये रो छोड़ दिया, ये 4x4 की ले ली है, इसके बाहर ये खड़ा रहेगा, ये 4x4 है। फिर प्लस माइनस प्लस, चिन्ह वैसे प्लस माइनस एकांतर क्रम में होता है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो पहले ये ले लिया, 4x4 की ले ली, फिर ये ले ली,
इसको कॉलम को छोड़ दिया, इस रो को छोड़ दिया 4/4 की, फिर इसको छोड़ दिया 4/4 की, फिर इसको ले लिया 4/4, फिर इसको ले लिया 4/4। अब वो जो 4/4 आई है, फिर अब उनको लो, जैसे ये 4/4 है, फिर इसको खोलो, इसको भी ऐसे ही, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस, फिर इसको लोगे, ये कॉलम छोड़ दोगे, ये रो छोड़ दोगे, 3/3 की आ जाएगी। फिर 3/3 को 2/2 में खोलो। इस तरीके से जब तक सारी 2/2 नहीं बन जाती है तब तक सबको खोलते रहो, बस उप सारणी बनती रहेंगी और लास्ट में 2/2 पे जाके सॉल्व होंगे। तभी तो बता रहा था कि बहुत लंबा हो जाता है। एक करके देखना, आपको फिर अंदाजा होगा कि कितना लंबा कैलकुलेशन होता है। आ जाओ, 0 0 से गुजार दो पहले। जैसे हम 0 0 से गुजारेंगे, x का मान 0, y का मान 0, z का मान 0, 0 0 और 0 और d, तो d का मान आ गया 0, d 0 आ गया। फिर उसके बाद में अगला पॉइंट ले लो, a 0 0, x का मान a, y का मान 0, z का मान 0, x का मान a, y का मान 0, z का मान 0, तो x का मान a, y का मान 0, z का मान 0, प्लस 2au प्लस 0 प्लस 0 प्लस d का मान 0 बराबर 0, u का मान आ गया माइनस का a/2, है ना, u का मान आ गया माइनस a/2। अब अगले बिंदु से गुजार दो, 0 b 0, 0 b 0 से उतारोगे तो v का मान आ जाएगा माइनस b/2, 0 0 c से गुजारोगे तो माइनस का c/2। ऐसे कोई पॉइंट हो तब तो मजा भी आए और आराम से सॉल्व भी हो जाए। तो ऐसे ही पॉइंट्स के लिए सवाल बनाएगा, ज्यादा इससे लंबे चौड़े बनाता नहीं है कि, है ना, वो फिर बीएससी वाले सवाल बन जाते हैं। और बाई चांस मान लीजिए अगर बना भी देता है तो फिर ऐसे को हाथ लगाना कोई मतलब नहीं बनता, टाइम बर्बादी है खाली। वैसा हुआ तो देखो आराम से आ गया। अब आ भी गया और वापस भी रख देंगे, आ भी गया और वापस भी रख देंगे। गोले का समीकरण आ जाएगा x² प्लस y² प्लस z² माइनस ax माइनस by माइनस cz बराबर 0। u की जगह माइनस a/2 रख दो, v की जगह माइनस b/2 रख दो, w की जगह माइनस का c/2 रख दो, और ये रखने के बाद 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2, 2 से 2, तो आ जाएगा x² y² z² माइनस ax माइनस by माइनस cz बराबर 0। आई बात समझ में? क्या कहते हो? एक कराऊंगा सवाल, एमसीक्यू लूंगा ना, जब एमसीक्यू लूंगा ना तब एक सवाल करवाऊंगा आपको, इसके अलावा भी करवाऊंगा एक, ताकि कम से कम आपको अंदाजा तो हो कि इसे क्यों नहीं करना चाहिए ना। कई बार ये बहुत जरूरी होता है। जब हम ऑफलाइन थे ना, बड़े अच्छे डिस्कशन भी करा करते थे। ऑफलाइन में जब हम थे तो बीच बीच में कभी कभी हम लोग डिस्कशन करा करते थे। जैसे आप लोग स्टूडेंट है, अब तो बड़ा एक क्लोज सिस्टम सा हो गया। अब तो सिर्फ एक तरफ से बंदे बोलता है, दूसरी तरफ सब सुनते हैं। एक तरफ बोलता है, एक तरफ बोलता ही बोलता है, सुनता कुछ नहीं है। एक तरफ है जो सुनते ही सुनते हैं, बोलते कुछ नहीं है ना। वो जो डायलॉग्स जिसे कहते हैं, वो डायलॉग्स बिल्कुल बंद हो गए हैं। अब ऑफलाइन में क्या होता था, एक डायलॉग्स होते थे, टीचर्स भी हैं, स्टूडेंट भी है, एक बीच में कन्वर्सेशन हुआ करता था, बातें हुआ करती थी, जिसमें बहुत सारी चीजें निकल के आती थी। बहुत कुछ हमें हमें भी आपसे सीखने को मिलता था और बहुत सारी चीजें आपको भी हमसे सीखने को मिलती थी। कई जगह हम करेक्ट भी होते थे, कई जगह हम समझते थे आपको, कई तरीके आप हमें समझते थे। तो वो एक बीच का जो गैप था वो फिल होता था। अब ऑनलाइन में एक जो चीज जो कमी है, जो सबसे बड़ी है, वो है जो गैप है वो फिल नहीं होता। वो गैप फिल नहीं होता, वो गैप बना रहता है। तो शायद हो सकता है आने वाले समय में कुछ और क्रिएटिविटी चीजें आ जाए जिससे ये गैप फिल हो सके, ये डिस्कशन फिल हो सके। तो हम लोग एक छोटा सा डिस्कशन एक बार हो रहा था, तो हम बात कर रहे थे, तो बात ये चल रही थी कि एक बच्चे को सिखाने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है। छोटे बच्चे का एग्जाम्पल ले ले, एक छोटे बच्चे को सिखाने का क्या तरीका हो सकता है, सबसे बढ़िया तरीका क्या हो सकता है एक बच्चे को सिखाने का। तो ऐसे ही डिस्कशन चल रहा था, तो सबने अपनी अपनी राय दी। तो एक स्टूडेंट ने कहा, और बहुत अच्छा कहा उसने कहा कि सिखाने का तरीका जो अभी हमारा है वो गलत है।
हम बच्चों को कोई घटना करने से पहले ही रोक देते हैं। मतलब ये गर्म है, ये करंट लग जाएगा, है ना, हाथ जल जाएगा, या ये हो जाएगा, या तू गिर जाएगा, या ये कर जाएगा। ये चीजें बच्चों को गलत तरीके से सिखाती है। आप बच्चों को रोका नहीं जा सकता, क्योंकि रोकोगे इसका मतलब आप आगे की संभावना खड़ी कर रहे हो। आप आगे के लिए संभावना खड़ी कर रहे हो कि आगे जाके वो गलती कर देगा। आज तो आपने रोक लिया, आज तो आपने उसको रोक लिया, उसने गलती नहीं होने दी, लेकिन अब क्या गारंटी है कि आगे जाके गलती नहीं होगी? आगे जाके साल या 2 साल बाद या 6 महीने बाद वो गलती नहीं करेगा। जब आप वहां नहीं होंगे तब वो गलती नहीं करेगा, इसकी क्या गारंटी है? तो जवाब है बिल्कुल सही है, क्योंकि बच्चे की अभी भी क्यूरियोसिटी खत्म नहीं हुई है। आपने उसको ये कह के रोक लिया कि ये गर्म है, हाथ मत लगा, हाथ जल जाएगा। तो शायद उस समय वो गर्म से नहीं डरा, वो आपसे डर गया कि आप थप्पड़ मार दोगे। याद रखिए, बच्चा उससे नहीं डरा कि वो गर्म चीज है, उसके हाथ लगाएगा तो हाथ जल जाएगा। वो डर रहा है अपने मम्मी पापा से कि हाथ जलेगा नहीं जलेगा, मम्मी पापा थाप मेल देगा। समझ, बच्चा चीजों से नहीं डर रहा है, क्योंकि चीजें तो अनुभव ही नहीं की ना उसने भी। बच्चे ने तो अनुभव ही नहीं किया कि गर्म क्या है, ठंडा क्या है। बच्चा तो पता दिख रहा है माँ बाप का थाप खाड़ा है, तो मैंने एक भी रोया कि ओ तातो गर्म तो भगवान जाने है को नहीं है, लेकिन अगर मैं हाथ लगायो तो मम्मी पापा तो एक चेप देसी फर्क। समझो, छोटी सी बात है लेकिन बहुत गहरी बात है। बच्चा चीजों से नहीं डर रहा है, वो करंट से नहीं डरता, वो गर्म से नहीं डरता, वो डरता है अपने मम्मी पापा से कि मम्मी पापा थाप मेल देसी। बे थाप मेली, वो भी थाप से डर रहे हैं। और जिस दिन मम्मी पापा नहीं होती, वो भी चीज का हाथ लगा ली। जिस दिन मम्मी पापा नहीं होंगे उसके पास में, वो उस चीज के हाथ लगा लेगा। तो अब उसको रोका कैसे जाए? तो यही यहाँ पे शुरू होती है सिखाने की प्रक्रिया, कि बच्चों को रोको मत, बच्चों को करने दो, लेकिन अंडर द गाइडेंस। आप उसके नजदीक रहो, आप उसके नजदीक रहो, उसको थोड़ा सा गर्म लगने दो। हाँ, ज्यादा उसका हाथ ना जल जाए, इस बात की जानकारी आपको होनी चाहिए, इस बात का ध्यान आपको रखना है कि उसका हाथ ज्यादा ना जल जाए। हाथ जलने दीजिए, वरना अचानक वो पूरा जल बैठेगा। आज थोड़ा सा ही जलेगा, कल वो पूरा जल सकता है। तो आज उसका थोड़ा सा हाथ अगर जलता है तो जलने दीजिए, आप रोकिए, लेकिन ना कह के मत रोकिए कि बेटा ठीक है, एक बार हाथ लगा देख, मैं तेरे पास में खड़ी हूँ, बचा ली शुद्ध ने। वो हाथ लगा सी, फिर वो खुद समझ जैसी, फिर थे नहीं भी होश होना तो भी वो हाथ कौन लगावे। तो जैसे ये जरूरी होता है कि गलतियां करने दो, गलतियां करने दो, गलतियों से बड़ा नुकसान ना हो जाए, ये आप सर्विलेंस में रखो, अपनी जानकारी में रखो, या अपने गाइडेंस में रखो कि बच्चा कोई बड़ी गलतियां ना करे। छोटी गलतियों से उसको मत रोको, वो गलतियां कर रहा है, करने दो, और करवानी भी चाहिए। उसे बिल्कुल भी मत रोको, क्योंकि वो गलतियां नहीं करेगा तो कल वो बड़ी गलतियां करेगा, ज्यादा अच्छी बड़ी गलती करेगा, शायद उस समय आप नहीं होगे। तो बच्चों को गलतियों से नहीं रोकना चाहिए, बल्कि बड़ी गलतियां ना हो इसका ध्यान रखना चाहिए, है ना। हाँ, तो कितना हेल्दी डिस्कशन होता था यार, लेकिन अब वो चीजें गायब हो गई। बहुत कुछ सीखने सिखाने का माध्यम हुआ करता था ऑफलाइन, क्योंकि हर कोई अपने अलग अलग तरीके से दुनिया को देखता है, समझता है। लेकिन अब, है ना, आप लोगों में से काफी ज्ञानी लोग हैं, काफी समझदार लोग हैं, काफी ऐसे लोग हैं जो दुनिया को अलग अंदाज से, अलग तरीके से देखते हैं। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि हम एक क्लोज सिस्टम में आ गए, जिस सिस्टम में एक बंदा बोलता है, बाकी सब सुनते हैं, जो कि बुरा है। चलिए, यहीं पे क्लास को ओवर करते हैं इसी जानकारी के साथ, है ना। सुबह मिलते हैं आप लोगों से नई क्लास में, और फिर इस गोले को आगे बढ़ाएंगे, गोले के बारे में और चर्चा करेंगे। ठीक है, सुबह वाली क्लास में ऑप्टिमाइजेशन रहेगा, इस क्लास में ये गोला वोला चलता ही रहेगा। ठीक है, चलो मिलते हैं आप लोगों से।